गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम के अंदर वो क्या है? पार्किंसन डिजीज। क्या है? पार्किंसन डिजीज। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले आपसे पूछ रही हूँ, आपने पार्किंसन डिजीज के कुछ पेशेंट देखे होंगे? अरे जैसे दादा दादी है, जैसे उनकी गर्दन है वो अपने आप हिलती रहती है, ऐसे बुढ़ापे में हिलती है कि नहीं हिलती है? हाथ पैर है वो अपने आप ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। कितना आप रोकते हो रुक जाते हैं, जैसे आप अपना हाथ हटाओगे वापस उनकी बॉडी में क्या हो जाते हैं? कंप कभी सी छूटने लग जाती है। गर्दन है वो अपने आप ही हिलती है, आगे पीछे साइड में जैसे भी हिल रही है। ये क्या होता है? पार्किंसन डिजीज, जो किसके अंदर होती है? ओल्ड एज में देखने को मिलती है। किसकी प्रॉब्लम है ये? नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम है। ब्रेन में समस्या आ गई तो इसने क्या करवा दिया? पार्किंसन डिजीज करवा दी। और ये जो बीमारी है ये मोस्टली हमारी चाल को, हमारी गति को, हमारी मूवमेंट को अफेक्ट करती है। समझ में आ रहा है? जो ये प्रॉब्लम है ये मोस्टली किसको अफेक्ट कर रही है? हमारी मूवमेंट्स को, हमारी चाल को, हमारी गति को, इनको अफेक्ट करती है, इनको धीमा कर देती है। समझ में आ रहा है? एकदम से धीमा कर देती है। ये प्रॉब्लम क्या है? पार्किंसन डिजीज। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ इसके डेफिनेशन की बात की जाए, पार्किंसन डिजीज नर्वस सिस्टम की क्रोनिक मतलब दीर्घकालीन और लगातार डीजनरेटिव प्रॉब्लम है। एक बार होने के बाद दोबारा ठीक नहीं हो पाएगी। डीजनरेटिव का मतलब ये होता है ठीक नहीं होने वाली। हाँ, लक्षण कम कर सकते हो बट उसको 100% आप ठीक नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं डीजनरेटिव। और रीजनरेटिव का मतलब होता है दोबारा नॉर्मल स्थिति ला सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या है? क्रोनिक प्रोग्रेसिव लगातार डीजनरेटिव प्रॉब्लम है जो मुख्य रूप से व्यक्ति के मूवमेंट को क्या करती है? प्रभावित करती है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, कड़ापन शरीर है वो अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है। ट्रेमर्स, ट्रेमर्स का मतलब क्या होता है? कंप कभी, ऐसे बताया ना अभी, हाथ पैर से हिलने लगते हैं, गर्दन हिलने लगती है। ट्रेमर का मतलब भी क्या होता है? कंप कपी, कंप कपी। समझ में आया? कंप कपी सी उसकी बॉडी में छूट जाती है। ब्रेडिकाइनेशिया, अब ब्रेडिकाइनेशिया का मतलब क्या होता है? धीरे, क्या मूवमेंट का धीरे होना। समझ में आ रहा है? जितने भी हमारी बॉडी के मूवमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बॉडी मूवमेंट धीरे, स्लो हो जाते हैं। ठीक है? क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं। कौन? हमारी बॉडी की मूवमेंट। से हम चल रहे हैं तो बड़ा इंसान है भाई, बड़े बड़े स्टेप लेगा चलने के लिए, बट यहाँ पे बेबी स्टेप लेगा वो। मतलब जैसे छोटा बच्चा चलता है ना, कितना धीमे चलता है, वो चाल यहाँ पे इस पार्किंसन डिजीज में आ जाती है। इस ब्रेडिकाइनेशिया इस डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण हैं या मतलब फीचर्स हैं इसके। इन लक्षणों के कारण व्यक्ति में जमीन पर गिर जाने, स्वयं की देखभाल में कमी तथा मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ना तो वो अपनी केयर कर पाता है अच्छे से, ना वो चल सकता है, जमीन पे भी वो गिर सकता है चलते चलते, और उसकी मानसिक स्थिति भी क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। किनकी वजह से? इन सारे लक्षणों की वजह से। समझ में आ रहा है? ये सारे लक्षण आ किसके अंदर रहे हैं? किसके अंदर आ रहे हैं भाई ये सारे लक्षण? पार्किंसन डिजीज के अंदर। और पार्किंसन डिजीज की वजह से जो लक्षण आ रहे हैं वो लक्षण आगे जाके ये सारे की सारी प्रॉब्लम कर देंगे कि वो अपने आप की भी देखभाल नहीं कर सकता है। यह डिजीज स्लोली मतलब धीरे धीरे डेवलप होती है। स्टार्टिंग में केवल एक हाथ में कंपकपी, ट्रेमर उत्पन्न होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी की एक साइड में अन्य लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे और कुछ दिनों बाद डिजीज है बॉडी की दूसरी साइड में भी फैल जाएगी, मतलब अफेक्ट करने लग जाएगी। पहले एक साइड के अंदर कंपकपी ट्रेमर्स आते हैं, ब्रेडिकाइनेशिया होता है, और ये प्रॉब्लम फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद दूसरी साइड के बॉडी को भी प्रभावित कर देगी, अफेक्ट कर देगी। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है? पार्किंसन डिजीज। समझ में आया? पार्किंसन डिजीज क्या होती है? नर्व सिस्टम की क्रोनिक
प्रोग्रेसिव और डीजनरेटिव बीमारी है। लंबे टाइम तक लगातार और नहीं ठीक होने वाली बीमारी है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो चेंजेस आएगा वो मोस्टली हमारी चाल से, हमारे मूवमेंट से रिलेटेड आएगा। हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी और वो आगे जाके हम खुद की देखभाल भी नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है? पार्किंसन डिजीज। अगर यहाँ नेक्स्ट वन हम बात करें, पार्किंसन डिजीज में इंसान के अंदर क्या क्या ऐसे आपको लक्षण दिखाई देंगे? ये बूढ़ा आदमी है, चेहरा क्या हो जाता है उसका? मास्क लाइक। अरे मास्क लाइक फेस, ऐसे लग रहा है चेहरे पे कोई मास्क लगा दिया है। समझ में आ रहा है? रिंकल्स पड़ जाते हैं, सलवटें पड़ जाती हैं पूरे चेहरे पे, ऐसे लगा है मास्क लगाया हुआ है, दूसरा चेहरा लगाया हुआ है, उसको बोलते हैं मास्क लाइक फेस। एसिमेट्रिक रेस्टिंग ट्रेमर, मतलब हाथों में और पैरों में क्या होती है? ऐसे वाइब्रेशन हुआ रहता है। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, अरे उसकी जो खड़े होने की जो ताकत क्षमता होती है वो भी गड़बड़ा जाती है, एकदम से आगे की तरफ झुक जाता है इंसान, सीधा नहीं खड़ा रह सकता, आगे की तरफ झुक जाता है। सफलिंग स्टेप्स, जैसे छोटा बच्चा चलने में, भाई बड़ा आदमी स्टेप्स लेगा, एक बार यहाँ एक इतना दूर जाएगा, फिर आगे उससे दूर जाएगा, बट इस इंसान के अंदर, इस प्रॉब्लम वाले में, चलने वाला इंसान कैसे चलेगा? एक बार यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। समझ में आ रहा है? ये इसको बोलते हैं सफलिंग गेट स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स। क्या? छोटे छोटे स्टेप्स। बंदा जब चल रहा है, चलने में वो एकदम से छोटे छोटे स्टेप्स उठेगा। फ्रीजिंग, पैर अब एक जगह पे जम जाते हैं, कई बार तो रुक गया तो वो उठेगा ही नहीं, मतलब वैसे बर्फ नहीं जमती है रे, मतलब चल नहीं पाता इंसान से, एकदम से पैर उसके वहीं जाम हो जाते हैं। रिजिडिटी, शरीर पैर है वो अकड़ जाएगा। रेड्यूस्ड आर्म स्विंग, मतलब उसके हाथ, जब वो चलेगा तो उसके हाथ मूवमेंट नहीं करेंगे, एक जगह पे रुक जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाथ है वो मूवमेंट नहीं करेंगे, जब वो चलेगा वो एक जगह पे रुक जाएंगे। पार्किंसोनियम गेट, वो मैंने आपको बता ही दिया। स्लो मूवमेंट, धीरे धीरे वो मूवमेंट गति करेगा, एकदम से जैसे छोटा बच्चा चल रहा है उसकी तरह उसकी चाल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? गेट का मतलब क्या होता है? चाल, ये इसकी गति। यहाँ स्पीड कम हो रही है, यहाँ चाल में प्रॉब्लम हो रही है, लड़खड़ा के चलते हैं ना इंसान, एकदम से लड़खड़ा के चलता है कि वो कभी भी गिर सकता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? पार्किंसोनिज्म वाला इंसान बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है। इज दैट क्लियर? पार्किंसोनियम जो वाला इंसान होता है, उस इंसान के अंदर ये सारे ही लक्षण दिखाई देते हैं। चेहरा ऐसे लग रहा है कोई मास्क लगाया हुआ है, हाथों के अंदर वाइब्रेशन होंगे, जो उसकी पोजीशन होती है वो एकदम से सीधा नहीं खड़ा हो पाता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेगा, पैर रुक जाएंगे, अकड़ जाएंगे, स्विंग, उसके हाथ है वो हिलेंगे नहीं, स्लो मूवमेंट है वो उसकी धीरे रहेगी, और चाल भी क्या हो जाएगी? गड़बड़ा जाएगी। ये क्या होते हैं? पार्किंसोनिज्म के लक्षण यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। कारण क्या हो सकते हैं भाई? पार्किंसोनिज्म किसकी वजह से होता है? कौन कौन से ऐसे कारण है जिनकी वजह से पार्किंसोनिज्म हो सकता है? पार्किंसोनिज्म डिजीज है वो मिसेंसेफेलोन, अरे अपना जो मिड ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं? एक पार्ट होता है सबस्टेंसिया नाइग्रा, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? डोपामिन। क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर। क्या पाया जाता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और इस न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है? मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। क्या करना? मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। कौन करता है? डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन के बेसल गैंग्लिया जो भाग होता है वहां पे स्थित रहता है। अब जो पाए जाने वाले डोपामिन प्रोड्यूसिंग जो सेल होती हैं उनमें क्या हो जाएगा? डीजनरेशन हो जाएगा, वो खराब हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, जिसकी वजह से डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल है वो डोपामिन का लेवल
स्रावित नहीं कर पाएगा और हमारी बॉडी में डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारे ब्रेन में सबस्टांसिया नाइग्रा नाम का एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन में क्या भरा रहता है, डोपामिन। अब अगर वो सबस्टांसिया नाइग्रा किसी कारण से डैमेज हो गया, चोट वोट लग गई है, तो उस वो क्या करेगा, डोपामिन को वहां से नहीं निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा तो डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो व्यक्ति में ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेशिया आदि लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेशिया, कंपकपी आएगी, शरीर अकड़ जाएगा, एंटन हो जाएगी और उसके मूवमेंट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये लक्षण है वो उस इंसान में दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि मैसेज है वो जल्दी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इंसान लड़खड़ा के और धीरे धीरे चलेगा, छोटे बच्चों की तरह। छोटे बच्चे को छोड़ दो, आप उसको चलाओ, ऐसे लग रहा है ना कि ये बेबी स्ट्रेस उठाएगा, ऐसे लग रहा है अभी गिरने वाला है। समझ में आ रहा है, उसके माँ बाप उसके साथ में रहते कि बच्चा कहीं गिर ना जाए। तो ये सिचुएशन बुढ़ापे के अंदर, एडल्ट एज के अंदर बाद में है वो कभी भी ब्रेन में प्रॉब्लम होने की वजह से डेवलप हो सकती है। पार्किंसंस डिजीज के एग्जैक्ट कॉज का तो हमें पता नहीं है, पर कुछ संभावित फैक्टर हो सकते हैं, जैसे एज, 60 साल की उम्र के बाद इसके होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और अनुवांशिक है। अगर फैमिली में नानी को, दादी को या दादा को, परदादा को, किसी को भी थी तो उसके आने वाली जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, अनुवांशिक होती है ये। समझ में आया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये आ जाती है। कौन, पार्किंसन डिजीज। किसी भी क्लोज रिलेटिव में इसके होने पर व्यक्ति में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हमारे दादा परदादा को किसी को भी थी ये बीमारी, अरे एक से दूसरे में नहीं फैलती है ये, बट अनुवांशिक का मतलब होता है हमारे किसी दादा परदादा को थी तो हमें भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ये क्या होते हैं, इसके कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन कारण क्या है, जो डोपामीन है प्रोड्यूस होता है कहां से, बेसल गैंग्लिया से। वो सबस्टांसिया नाइग्रा से। अगर वो सबस्टांसिया नाइग्रा किसी चोट की वजह से या किसी और कारण की वजह से डैमेज हो गया है तो वहां से क्या नहीं निकलेगा, डोपामिन नहीं निकल पाएगा, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब अगर डोपामिन नहीं बनेगा तो लेवल कम हो जाएगा, कम होगा तो मैसेज एक से दूसरी जगह पे जल्दी जल्दी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और इसके ये लक्षण वहां पे देखने को मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये सारे क्या हो गए, इसके कारण यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्लिनिकल लक्षण ऑलरेडी डायग्राम में हमने पढ़ लिया, यहाँ पे देख लो, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेशिया, सारे पढ़े। ट्रेमर्स क्या बोलते हैं, कंपकपी। रिजिडिटी का मतलब होता है अकड़ जाना। ब्रेडिकाइनेशिया का मतलब होता है एबनॉर्मल स्नॉलेश ऑफ, अरे गति है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्या हो गई, गति धीमी हो गई। सीवियर केसेस में रोगी में एकाइनेशिया, एकाइनेशिया का मतलब होता है बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं हो पाता है, वो बिल्कुल ही चल नहीं पाता है। एकाइनेशिया का मतलब होता है गति का बंद हो जाना, इसका मूवमेंट का बंद हो जाना, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो पाता है। कंप्लीट लैक ऑफ मूवमेंट वाली स्थिति एकाइनेशिया कहलाती है। कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से उसकी मूवमेंट, उसकी गति क्या हो गई, रुक जाती है, उसी को आप क्या बोलते हो, एकाइनेशिया। और ये कौन सी स्थिति में आती है, सीवियर प्रॉब्लम के अंदर। इम्पेयर्ड पोस्चर और बैलेंस, ना तो वो अच्छी पोजीशन में खड़ा रह पाता है और ना ही उसका बैलेंस बन पाता है, झुका हुआ रहता है, टेढ़ा मेढ़ा सा रहता है और ऐसे लगेगा कभी भी वो गिर सकता है, उसका बैलेंस नहीं बन पाएगा। स्पीच चेंज हो जाएगा, मोनोटोनस स्पीच, मतलब एक ही बार बार एक ही वर्ड चीजें है ना वो रिपीट करता रहता है, एक ही टोन में बोलता रहता है। जो धीरे बोल रहा है बस वो उसी को धीरे धीरे बोलता जाएगा, उसकी टोन में ना तो वो ज्यादा ऊंचा बोलता है ना वो कम धीरे बोलेगा, जिस प्रकार से जैसे बोल रहा है उसी वे में वो बोलता जाएगा, बोलता जाएगा। अगले को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है।
राइटिंग चेंज हो जाएगी, लिखना है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कीड़े मकोड़े ने लिखे ना, ऐसे हैंड राइटिंग ऐसे कि पता नहीं क्या ऐसे क्या लिख जाता है, ऐसे लग रहा है इंक में डुबो के किसी कीड़े मकोड़े को छोड़ दिया और उसको पेपर पे डाल दिया, अब वो पेपर पे चल रहा है तो पता कौन से वहां पे अक्षर लिखे जाएंगे। वैसे ही इसकी क्या हो जाती है, हैंड राइटिंग हो जाती है। क्यों? उसके हाथ क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। जब वो लिखेगा तो उसके हाथ है वो अपने आप वाइब्रेट करते रहेंगे, जिनकी वजह से हैंड राइटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी जाएगी। ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन, फेस पे उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ना सैड के हैं ना हैप्पी के हैं, कोई भी तरीके का इमोशन, भाई चुपचाप से एकदम से डल डल चेहरा पड़ा रहता है उसका। समझ में आया? रेस्टलेसनेस, एकदम से निराश भरा थका हुआ रहेगा। एबनॉर्मल गेट, मतलब उसकी चाल क्या हो जाती, छोटे छोटे कदमों से घसीटते हुए चलता है वो पैरों को। और बिहेवियर और मूड उसका चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है? उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाएंगे और मूड में भी चेंजेस आ जाएंगे। ये ऑलरेडी हमने डायग्राम के साथ पढ़ लिए हैं, बाकी फिर से मैंने आपको इनके क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे बता दिए हैं। अगर यहाँ नेक्स्ट वन हम बात करेंगे किसकी, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर क्या सिचुएशन आती है, पार्किंसन डिजीज का पूरी तरीके से उपचार संभव नहीं है। मैंने बताया डीजेनरेटिव है। क्या है ये? डीजेनरेटिव। भाई 100% क्योर नहीं हो पाएगा पेशेंट। समझ में आ रहा है? डीजेनरेटिव प्रॉब्लम है, 100% क्योर नहीं हो पाएगा। अतः ऐसी स्थिति में ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, लक्षण जो आ रहे हैं उनको कम करना। जो लक्षण आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, उनसे उसको रिलीफ दिलाना, यही इसका मेन उद्देश्य है। पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट हेतु हम कुछ दवाइयां काम लेते हैं। पहली दवाई है लीवोडोपा। क्या? लीवोडोपा। ये क्या करती है, डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है। जो डोपामिन कम हो गया था उस डोपामिन के लेवल को क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगी। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है किसके अंदर, पार्किंसन डिजीज के अंदर, क्योंकि वहां पे क्या हो गया है, डोपामिन की कमी आई है। तो उस डोपामिन के लेवल को बढ़ाने के लिए हम कौन सी दवाई काम में ले रहे हैं, लीवोडोपा ड्रग हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करेंगे कौन सी, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। कौन सी ड्रग, पहली हमने लीवोडोपा ले ली जो क्या करेगी, डोपामिन का लेवल बढ़ाएगी। अभी हम क्या पढ़ेंगे, एंटी कोलिनर्जिक। ये ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। इस प्रकार एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। जैसे कि मान लो पहला क्या है इसके अंदर, बेंजोट्रोपिन, प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राईहेक्सिफेनिडिल हाइड्रोक्लोराइड। ये तीन दवाइयां हैं जो क्या होती है, एंटी कोलिनर्जिक। क्या होती है, एंटी कोलिनर्जिक होती है। और ये एंटी कोलिनर्जिक दवाइयां किस काम में आती है, ये क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो भी रिसेप्टर्स होते हैं वो उनको ब्लॉक कर देगी। समझ में आ रहा है? ताकि जो एबनॉर्मल चाल उसकी आ रही है, बिहेवियर जो उसका हो रहा है, अदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस ना आए। ये क्या करवाएगी, लक्षणों से रिलीफ दिलाएगी। जो लक्षण आ रहे हैं उन लक्षणों से क्या करेगी, रिलीफ, उनको कम करने का काम करेगी। नेक्स्ट वन, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। जो भी डोपामिन रिसेप्टर सेल्स होती है उनके जैसे काम करने वाली दवाई देंगे। कौन सी, ब्रोमोक्रिप्टिन। ये दवाई क्या करती है, डोपामिन रिसेप्टर सेल्स को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। जब वो स्टिमुलेट होगी तो वहां से क्या निकलेगा, डोपामिन निकलेगा। समझ में आ रहा है? क्या निकलेगा वहां से, डोपामिन निकलेगा। और डोपामिन निकलेगा तो उसका लेवल क्या होगा, वहां पे बढ़ेगा। नेक्स्ट, तीसरी की बात में फोर्थ ड्रग है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये वो दवाई है जो क्या करती है, एंजाइम, एक बी नामक एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर ब्रेन में जो डोपामिन के ब्रेकडाउन को क्या करती है, रोकती है। अरे ब्रेन क्या करता है, हमारे ब्रेन से एक एंजाइम निकलता है जो डोपामिन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का, खत्म करने का काम करता है।
उसको सिक्रीट नहीं होने देता, प्रोडक्शन नहीं होने देता है, तो हम क्या देंगे उसको, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज बीटा इनहिबिटर। ये वो दवाई है जो क्या करेगी, एक बी नामक एंजाइम है उसको क्या कर देंगी, इनहिबिट, इस एंजाइम को बनने ही नहीं देंगे। समझ में आ रहा है, इस एंजाइम को बनने ही नहीं देंगी, इसकी एक्टिविटी को क्या कर देगी, कम कर देगी। जब ये इनहिबिट हो जाएगा एंजाइम, तो जो डोपामिन है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होने से बच जाएगा। समझ में आ रहा है, और उसका लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ पे सबका काम क्या होना है, डोपामिन का लेवल बढ़ाना और लक्षणों से राहत दिलाना। समझ में आ रहा है, तो डोपामिन का लेवल ये भी बढ़ाएगी, ये दवाई भी बढ़ाएगी, जिसमें सेलेजिलिन हो गया, रेजागिलिन हो गई, ये दोनों दवाई क्या करती है, एंजाइम्स को क्या करेगी, रोकेगी, उनको रोक के उनको बाद में क्या करती है, रोकने की वजह से वो डोपामिन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी, प्रभाव नहीं डालेंगी, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट वन क्या है, एमांटेडिन। ये दवाई ब्रेन तथा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डोपामिन के सिंथेसिस को, मतलब उसके प्रोडक्शन को क्या करेगी, प्रेरित करेगी, जिसमें बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो कौन सी दवाई है, एमेंटेडिन। ये दवाई ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या करेगी, डोपामिन को सिंथेसाइज करके रखेगी, उसका प्रोडक्शन बढ़ाएगी, सिंथेसाइज करेगी, उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी। कौन सी दवाई, अमेंटेडिन। बाद में हम लोग फिजियोथेरेपी भी दे सकते हैं और उसको स्पीच थेरेपी भी दे सकते हैं, ताकि जो बोलने में प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाए, लिखने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसकी ठीक हो जाए, चाल चलन उसका ठीक हो जाए, और उसकी मांसपेशी जो कमजोर हो गई थी वो भी क्या हो जाए, स्ट्रोंग हो जाए। ये सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट देते हैं। पहला क्या था, डोपामीन, लिवोडोपा, जो क्या करेगी, डोपामीन का लेवल बढ़ाएगी। एंटीकोलिनर्जिक, जो क्या करेगी, लक्षणों से राहत दिलाएगी। डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये उन सेल की तरह काम करेगी जो सेल क्या करे, डोपामिन का बना रही थी, अब उन सेल की तरह काम करेगी तो वहां पे डोपामिन ज्यादा बनेगा। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज है, ये उस एंजाइम को क्या करती है, रोक के रखती है, जो डोपामिन पे प्रभाव डाल रही थी, डोपामिन को खा रही थी। अब ये इस एंजाइम को क्या कर देंगी, रोक देंगे, जिसकी वजह से डोपामिन को कोई नहीं खा पाएगा और डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा एमेंटेडिन, ये क्या करती है, डोपामिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करेगी। फिजियोथेरेपी देंगे और स्पीच थेरेपी, ये सब उसको देके पार्किंसन को, मैंने नहीं कहा 100% हम उसको क्योर करेंगे, हाँ कुछ हद तक उसको ठीक करके उसके लक्षणों से उसको हम राहत दिला सकते हैं, बाकी बीमारी तो उसकी मरने के बाद ही खत्म होगी। समझ में आया, ये जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक बीमारी मौजूद रहेगी, बट उसके लक्षण हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक कम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, कुछ हद तक हम उसके लक्षणों से उसको राहत दिला सकते हैं। ये क्या पढ़ा था हमने, पार्किंसन डिजीज। सबसे जरूरी चीज क्या करती है, ये डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से जो हमारी बॉडी के जो मूवमेंट है, जितने भी, चाहे चलने से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है, फेशियल मूवमेंट है, हाथों का उठना बैठना हिलाना जो भी है, सब क्या हो जाएंगे, कम होने लग जाते हैं। तो मूवमेंट अगर कम हो रहे हैं तो उस कंडीशन को आप क्या बोल रहे हो, ब्रेडिकाइनेशिया। किसके अंदर आ रहा है, पार्किंसन डिजीज के अंदर। और ये हमने इसके क्या पढ़ लिया, मैनेजमेंट। इनके द्वारा हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, सिर्फ उसके लक्षणों को, बाकी बीमारी को ये कोई श्योरिटी के साथ क्योर नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर। बाकी क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।